हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। सेशन नंबर 7 है, सेशन नंबर 13 है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक कड़ी और आज और जोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 120 तक हो गया तो उसके आगे को देखते हुए करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, डिस्कशन को देखना कि क्यों ये आंसर है, क्यों आंसर नहीं है। और जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे इसको लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। सही है ना? तो चलो आज का सेशन देखते हैं। और पहला सेशन में पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली कौन सी हानि को आगे संतुल्य हानि या भवदानी हानि में विभाजित किया जाता है। तो देखो, हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉसेज होते हैं, या तो वेरिएबल लॉस कहेंगे या फिर जिसको परिवर्ती लॉस बोलते हैं, जो लोड पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट लॉस होता है सर, जो लोड पे निर्भर नहीं करता है, लोड रहे चाहे ना रहे वो लॉस होना ही होना है। और ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है कौन सी हमारी, इसमें एडी करंट आती है और दूसरा क्या आता है सर? दूसरा आता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट लॉस, ये लोड पर डिपेंड नहीं करते। एक लॉस और होती है जो मशीन में पाई जाती है, जो घूमने वाले होते हैं, जिसको फ्रिक्शन लॉस कहते हैं, वो इसमें नहीं होती क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारी एक स्थैतिक युक्ति है। ठीक है, तो कौन से लॉस में ये अंतर्गत आते हैं? देखो, इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं और इसको आयरन लॉस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आयरन लॉस सही हो जाएगा। सही है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं कोर की। और हिस्टैरिसीस लॉस के लिए हम क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का या फिर CRGO का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन है कि एक संधारित्र और प्रतिरोध जो कि 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज की AC आपूर्ति श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। धारा 2 एम्पीयर लगता है और परिपथ में शक्ति व्यय कितना है? 800 वाट है। तो प्रतिरोधक का एक प्रतिरोध की गणना करें, यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत है? किसकी निकालनी है? रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। हमको पता है कि ये जो है पावर जो क्षय होता है केवल और केवल किस में होता है सर? प्रतिरोध में होता है। ठीक है, प्रतिरोध में ही पावर क्षय होता है और किसी में क्षय नहीं हो सकता। और किसी में होता है क्षय? नहीं सर, केवल और केवल जो पावर क्षय कराता है हमारा प्रतिरोध कराता है। ठीक है, और ये धारा कितनी दी हुई है? 2 एम्पीयर की दी हुई। तो 2 एम्पीयर की जो धारा है वो XC में भी जाएगी और वही धारा हमारी किस में जाएगी सर? वही धारा हमारी प्रतिरोध में भी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ये 80 वाट देखें और ये 2 एम्पीयर देखें तो हमारा कितना निकल के आ रहा है? P बराबर V इंटू आई निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, P बराबर V इंटू आई। P की वैल्यू कितनी है? 80 आ रही है। V ये नहीं रखेंगे, देखो V ये नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोध और XC दोनों में बढ़ रहा है और बढ़ता है तो अलग तरीके से बढ़ता है, मगर धारा नहीं बढ़ेगी। तो V इंटू आई कर देते हैं 2 एम्पीयर। इसको जब काटेंगे तो हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, यानी जो 40 एम्पीयर है हमारा कौन खा रहा है? तो 40 एम्पीयर जो वोल्टेज है 40 एम्पीयर का वो किसके द्वारा क्षय हो रहा है? हमारा किसके द्वारा क्षय हो रहा है? ये हमारे R के द्वारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर क्षय हुआ है वो प्रतिरोध में ही हुआ है। तो वोल्टेज भी क्षय जो 40 वोल्ट का है वो किसके द्वारा हो रहा है? प्रतिरोध के धारा द्वारा हो रहा है। तो सर इसके द्वारा कितना हो रहा है? किसके द्वारा? क्या बोलते हैं? XC के द्वारा। तो XC के द्वारा कैसे निकलेगा? तो सर XC के लिए एक फॉर्मूला होता है, V बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL, संधारित्र है ना तो C लिख देते हैं, VC का स्क्वायर और इसको रूट में कर देते हैं। तो VR कितना निकला था सर हमारा? 40 निकला था, 40 स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारा सर? VC की वैल्यू है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे V की वैल्यू टोटल कितनी दी हुई है सर? 50 दी हुई, 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी? ये 25 हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सर जी? 1600। 1600 माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा? तो VC की वैल्यू, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। 25 में से 1600 निकालोगे तो सर जी कितना आया हमारा? 549। सर हमारा ये कितना आ रहा है? 900 आ रहा है। जब इसको रूट करोगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 30 आ जाएगा। यानी हमारा 30 वोल्ट कौन खा रहा है? हमारा XL खा रहा है। कौन खा रहा है? हमारा XC खा रहा है।
ठीक है, कोई दिक्कत है? एक्सी हमारा 3 ओम खा रहा है, 30 वोल्ट खा रहा है। तो देखो अगर 30 वोल्ट का अगर एक्सी की वैल्यू पूछता है तो एक्सी की वैल्यू पूछता है तो क्या कर देते हैं सर जी, टोटल वोल्टेज कितना है 30 है और प्रतिरोध सॉरी धारा कितना बह रहा है उसमें 2 एम्पियर का, तो कितना आ जाता है सर जी, आ जाता है हमारा 15 ओम। एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाती, 15 ओम आ जाती। चूँकि वी आर में कितना ड्रॉप हो रहा है सर जी, 40 वोल्ट का हो रहा है और धारा कितनी जा रही है 2 एम्पियर की जा रही है, तो हमारा निकल गया कि सर जी आर बराबर हमको पता है होता है, कहाँ गया, आर बराबर होता है सर जी वी अपॉन आई। और हमको पता है कि प्रतिरोध में कितना ड्रॉप हो रहा था सर जी, 40 वोल्ट का हो रहा था और प्रतिरोध का सॉरी धारा का मान कितना है 2 एम्पियर। इसको काट देंगे हमारा कितना आएगा 20 ओम आ गया। देखो दोनों हम निकाल के बता दिए, उसमें एक्सी की वैल्यू निकाल दी, इसमें आर की वैल्यू निकाल दी, 20 ओम आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 20 ओम सही आंसर हो जाएगा। सही है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। डिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक उपयोग को वरीयता देने में निम्न से कौन सा एक कारण नहीं है। यानी डिश धारा की तुलना में हम एसी को क्यों वरीयता देते हैं जब कहीं पे हमको उपयोग करना होता है। तो देखो पहली कहानी, उच्च वोल्टेज एसी धारा को पारेषित करने के लिए ट्रांसफार्मर सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प है। एकदम सही बात है सर, स्टेप अप स्टेप डाउन आसानी से हो जाता है। ठीक है, दूसरा एसी की खासियत क्या है कि सर जी उच्च पार्सन और वितरण वोल्टेज उपयोग संभव हो सकता है। इसको चाहे तो हम स्टेप अप करके और ज़्यादा वोल्टेज बना सकते हैं, मगर डीसी में नहीं होता क्योंकि ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। हो गया, यानी हाई वोल्टेज करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। और देखो जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे तो उसमें लाइन लॉसेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे आई का मान कम हो जाता है जिससे लॉस भी कम हो जाती है। अब देखो तीसरा कहानी क्या है कि उच्च पार्सन और वितरण धाराओं का उपयोग संभव नहीं। डीसी में क्या कर सकते हैं हम, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, मैक्सिमम देखो करते हैं तो बोलते हैं सर जी 66 केवी, यही बोलते हो ना। तो सर जी उच्च वोल्टेज पर पार्सन पॉसिबल नहीं है किसमें, डीसी में। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एसी का प्रयोग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किसका, एसी का। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बाकी ये सब सभी सही है किसके लिए, एसी के लिए। मगर यहाँ पे डीसी की तुलना में इसमें डीसी की वरीयता पूछे कि क्यों हम नहीं करते हैं एसी की तुलना में, और यहाँ पे नहीं लगा दिया इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाता है। अगर नहीं लगाया होता तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाते हैं। सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 124, एक माध्यम में रखे गए दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल किसके समानुपाती होगा। उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, या उसके ध्रुव प्रबल्यों के समानुपाती, या फिर उनके ध्रुव के प्रबल्यों के व्युत्क्रमानुपाती, या उनके बीच की दूरी के समानुपाती। देखो ये कहानी देखो, व्युत्क्रमानुपाती सर जी होता है एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती होता है मगर दूरी पे नहीं, दूरी के वर्ग के होता है। क्योंकि हमको पता है कि एफ बराबर निकालना चाहें तो उसके बल के बीच में क्या होता है, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जैसे कूलम लॉ निकालते हैं। और यहाँ पे 1 अपॉन, जैसे एफ साइलेंट नॉट होता है तो 1 अपॉन म्यू नॉट हो जाता है। ठीक है, तो देखो प्रबलों के समानुपाती होता है, हाँ सर जी m1 और जो m2 है ये प्रबल दिया हुआ है तो उसके समानुपाती एकदम सही है। ध्रुव के प्रबल को व्युत्क्रमानुपाती नहीं सर जी, ये तो समानुपाती निकल के आ रहा था। दूरी के बीच के समानुपाती नहीं सर जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और देखो सर जी यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती तो दिया है मगर स्क्वायर नहीं दिया है, मगर यहाँ पे अगर वर्ग दे देता तो सही हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये वैल्यू याद रखना 1 अपॉन म्यू नॉट होता है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 125, एडी करंट डंपिंग का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, देखो मूविंग कॉइल में सर जी एडी करंट डंपिंग का प्रयोग करते हैं, परमानेंट मैग्नेट में सर जी मूविंग कॉइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में एडी करंट, इंडक्शन टाइप में जितने भी होते हैं सर जी एडी करंट, थर्मल टाइप जितने होते हैं सर सब में एडी करंट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने बने सब में क्या होता है, एडी करंट डंपिंग का प्रयोग नहीं होता है। किसका होता है, एयर फ्रिक्शन का प्रयोग होता है। किसका, एयर फ्रिक्शन का। यानी जो मूविंग आयरन है इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं सर जी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है। फ्लूइड एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, वो केवल और केवल किसमें प्रयोग होता है सर जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में प्रयोग होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को याद रखना है सर जी। चल लो, यानी मूविंग आयरन में नहीं प्रयोग होता। मूविंग आयरन में सर हम एयर करंट डैम्पिंग सॉरी एयर फ्रिक्शन का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, पीएमएमसी नहीं, लोहे के स्थिर यंत्रों नहीं, लोहे के गतिशील यंत्रों नहीं सर जी, मूविंग आयरन में ही प्रयोग हम एडी करंट का नहीं करते, वहाँ पे एयर फ्रिक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब जब ऑफलाइन बैच चला तो अच्छे से ट्रिक के साथ बताए हैं।
सही है। चलो अगला, लागू किस पे नहीं होता है? सर जी जितने भी कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, सब पे लगभग क्या फॉलो होता है हमारा? ओम लॉ फॉलो होता है। बस किस पे फॉलो नहीं होता है? सर जी सेमीकंडक्टर पे फॉलो नहीं होता है, इंसुलेटर पे फॉलो नहीं होता है। तो देखो, अगर यहाँ पे वी है, सॉरी, अगर यहाँ पे आई है, ये वी है, तो इसके बीच का जो क्या होता है? रेखीय बनता है, ठीक है। और ये किसके पे होता है? तांबा पे होता है सर जी, मैग्नीज पे होता है, जर्मन थ्रेड पे होता है, मगर सिलिकॉन कार्बाइड पे नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए सिलिकॉन कार्बाइड पे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। सही है। चलो अगला देखते हैं, प्राथमिक वितरण क्या होता है? वितरण बोला डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 लाइन आती है, 3 फेज आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसमिशन में एक ऊपर से लाइन जाती है जिसको क्या बोलते हैं? अर्थ लाइन बोलते हैं, जो इसके परिच्छेद काट का लगभग आधा होता है, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो इसमें भी 3 लाइन जाती है, 1 2 3 लाइन ही जाती है, ठीक है। प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो 1 2 3 लाइन ये भी जाती है, नीचे से एक 4 जाती है जिसको क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अर्थिंग ऊपर रहती है और डिस्ट्रीब्यूशन में एक नीचे तार और जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। तो अगर प्राइमरी की बात करेगा तो 3 फेज 3 वायर, और सेकेंडरी की बात करेगा, सेकेंडरी वितरण की, तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसमें से चौथा तार हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य एक कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य यानी एच। एच हमारी क्या होती है? सर जी NI/L होता है, NI/L। यूनिट की बात करें तो सर एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। इसका अन्य नाम सर जी क्या होता है? ओरेस्टेड होता है, क्योंकि ओरेस्टेड साइंटिस्ट की तरह इसको दिया गया था, तो अन्य नाम ओरेस्टेड भी होता है। तो ये क्या है सर हमारा? ये हमारे सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को ही सदिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सर दिशा और परिमाण दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है, सिंपल है। चुंबकीय फ्लक्स पूछा है ना जी, फ्लक्स घनत्व तुमको पता है सर जी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से दिखाते हैं। फॉर्मूला सर जी φ/a होता है। एक और फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, B बराबर μ0 μr/h। ये अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है पता है? इसका अधिकतर प्रयोग हम करते हैं न्यूमेरिकल में प्रयोग किया जाता है, न्यूमेरिकल जब देता है तब। मगर यहाँ पे B बराबर φ/a किस में दिख रहा है? φ/a सर केवल और केवल इसमें दिख रहा है। तो फाई की यूनिट क्या होती है सर? इसकी यूनिट होती है वेबर, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखना है। ये किसको, इसको हम क्या बोलते हैं सर? ये इसको जब हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ते हैं तो इसमें एक होते हैं रिटेंटिविटी शब्द, ठीक है, रिटेंटिविटी शब्द। और ये बी को हम क्या के दिखाते हैं? रिटेंटिविटी। और एक होता है कोल्सिव फोर्स, जो हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको H से दिखाते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी φ/a, या टेस्ला भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और गॉस भी बोलते हैं। सही है ना। चलो देखो, जो भी बताया था कि कांस्टेंट लॉस होता है एडी करंट और हिस्टैरिसीस, और बढ़ते एडी करंट में हम क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं। तो देखो वही पूछा है कि स्टैंपिंग की मोटाई जितनी कम होगी, स्टैंपिंग की मोटाई जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा? एडी करंट लॉस कम होगा। यानी प्लेट की जो हम लेमिनेशन कर रहे हैं वो जितनी पतली होगी उतना ही कम उसमें हिस्टैरिसीस लॉस होता है। और ये जनरली कितना होता है? तो बोलोगे सर जी 0.35 मीटर से लेके 0.5 mm तक इसकी मोटाई होती है। किसकी? जो लेमिनेशन करते हैं उसकी। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये देखो छिप गया, क्वेश्चन दिखना चाहिए तुमको। डिस्चार्ज रिएक्शन की बात बोल रहा है। डिस्चार्ज रिएक्शन में क्या होता है? हमको पता है कि सर ये दोनों ही प्लेट क्या हो जाती हैं? PbSO4 में बदल जाती हैं। दोनों ही प्लेट जब डिस्चार्ज हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? PbSO4 बन जाता है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, दोनों ही प्लेट क्या बन जाती है? PbSO4। मगर चार्जिंग के समय में पॉजिटिव प्लेट क्या होती है? तो सर PbO2 होता है, और नेगेटिव प्लेट क्या बन जाती है? Pb बन जाती हैं। ये चार्जिंग का केस है जी। और डिस्चार्जिंग में दोनों ही क्या बन जाते हैं? PbSO4। तो जो 6th 7th या 10th में जो रिएक्शन पढ़ा होगा उसको पता होगा
किसको जब तुम सॉल्व करोगे और जब इसको बैलेंस करोगे तो तुमको PbSO4 + 2H2O ही प्राप्त होगा। इसको करके देख लेना। ठीक है, देखो PB1 SO4 SO4 कितने H2 हैं? 2 H2 हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, 2 H2 लगा दिए। ठीक है, O कितने हैं? O2, यहाँ पे देखो O यहाँ पर है और एक 2 है तो O2 ये भी हो गया। तो इसको कभी बैलेंस करके देखना तो तुमको यही रिएक्शन प्राप्त होगा और कोई रिएक्शन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है जी? ब्रिज छोड़ो तुम, रेक्टिफायर का काम देखो। रेक्टिफायर का काम हमेशा क्या होता है? AC को DC में बदलना होता है। अब वो हाफ वेव रेक्टिफायर है कि फुल वेव रेक्टिफायर है वो बात की बात है, मगर रेक्टिफायर है तो AC को DC में ही बदलने का काम करता है। देखो अब जो फुल वेव हाफ रेक्टिफायर तो एक ही होता है, उसमें एक डायोड का प्रयोग होता है। याद रखना, पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का प्रयोग होता है, तो एक डायोड का। और यही जब फुल वेव रेक्टिफायर में आते हो तो एक होता है सेंटर टैप और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेंटर टैप में 2 डायोड का प्रयोग होता है और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का। और जब ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हो तो उसमें 4 डायोड का प्रयोग होता है। क्या? 4 डायोड का प्रयोग होता है, जिसमें से 2 क्या होते हैं? फॉरवर्ड बायस होते हैं, 2 रिवर्स बायस होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा ऑफलाइन में तो इसको अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कितने होते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है? AC को DC में बदलने का काम होता है। ठीक है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो सस्ता पड़ता है बनस्पत सेंटर टैप के, क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? थोड़े महंगे आते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देखो इजी क्वेश्चन हो गया जी। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, फिर तुम कहते हो सर महंगा आ रहा है, सर महंगा आ रहा है। बहुत सा जी हार्ड पेपर आया था, पेपर इजी ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि 3 प्रतिरोधक कार्बन ऑटो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, तब R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है R1 R2 R3। सभी में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। यही होता है ना, धारा का मान समान होता है। लेकिन सर जी विभव क्या होता है? यानी वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ता है, यही होता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी? सभी तीनों प्रतिरोध में समान होगा। धारा ही पूछा है ना, तो धारा सभी में क्या होता है? समान होता है और विभव बढ़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये तो क्वेश्चन लग रहा है जी मगर है इजी। क्या पूछा क्या है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीय टर्न है, यानी N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 400 दी हुई है। N2 कितनी दी हुई है सर जी? 1000। ठीक है, 1000 दी हुई है N2 की वैल्यू। कोर के शुद्ध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 60 है, यानी A की वैल्यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको बट्टे में करोगे तो कितना हो जाएगा जी? क्योंकि मीटर में बदलना पड़ेगा हमको, सभी चीज़ें मीटर में लेते हैं। तो ये 100 गुणे 100 कल वाली न्यूमेरिकल में भी बताए थे। तो इसको काट कर अगर हम चाहें तो लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 60 गुणे 10 के घाते -4 लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं सर जी। अब ये किस में हो गया है? हमारे मीटर स्क्वायर में हो गए। ठीक है, चलो N मिल गया, A मिल गया, प्राथमिक वोल्टेज भी मिल गया है हमको। ठीक है, प्राथमिक वोल्टेज कितना मिल गया है? यानी V1 की बात करें तो सर जी मिल गया हमको 500 वोल्ट मिल चुका है। फ्रिक्वेंसी सर जी 50 हर्ट्ज मिल चुका है। तुमको निकालना क्या है जी? अच्छा, फ्लक्स घनत्व निकालना है, यानी फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फाई निकालना है तो हमको पता है कि फाई बराबर कितना होता है। सॉरी, हमको क्या निकालना है? देखो यहाँ गलत हो गया। हमको क्या निकालना है सर? हमको निकालना है B। यही निकालना है ना, B निकालना है। तो B निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? फाई चाहिए। फाई कैसे निकलेगा? देखो हमको पता है एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? EMF बराबर कितना होता है? 4.44 फाई m मैक्सिमम फ्लक्स। फ्रिक्वेंसी सर जी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, टर्न की संख्या प्राइमरी में की अगर बात करें, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज दिया है, तो कितना है सर जी? 400 दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर E की वैल्यू रखना चाहे तो सर जी E की वैल्यू कितनी है हमारी? 500 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम 500 रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तुमको क्या मिलेगा सर? यहाँ से हमको सर मिल जाएगा फाई m। अब देखो
ये फाइम जो है फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स है, सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स है, वो प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में है, कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो अगर तुमको यहाँ से देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ से अगर तुमको फाइव मिल गया, यहाँ तुमको ए दिया हुआ है, तो क्या बी की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी सर। बी बराबर कितना होता है, इसको कलर चेंज कर लेते हो तो तुमको समझ में आएगा। तो जी हमको पता है बी बराबर कितना होता है, 5/a, यही है ना। 5 की वैल्यू सर यहाँ दी हुई है, ए की वैल्यू यहाँ दी हुई है, निकाल ही लिए ना यहाँ से, सब निकालोगे 5m की वैल्यू तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी तुम्हारी, और आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.938 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन ईजी है मगर थोड़ा घुमा सकता है। ठीक है, घूमना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, सभी क्वेश्चन होंगे मगर आसानी से करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135। एक द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो इसमें किस रूप से जाना जाता है? अच्छा, यानी ये बोल दिया है कि जो V1 की वैल्यू है वो V2 से कम है, और हमको पता है सर जी जब V2 की वैल्यू V1 से कम होती है तो इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम सर जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कारण ही ऐसा होता है। और दूसरी कहानी, जब V2 अधिक है इसका मतलब क्या है, N2 की भी वैल्यू N1 से अधिक है, लेकिन धारा का मान I1 के अधिक है, I2 की कम है। ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पे हो जाएगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है, तो सर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा स्टेप डाउन होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन होता है। करंट ट्रांसफार्मर सर स्टेप अप होता है, और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो होता ही है। अधिकतर इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। ये जो दो टाइप के ट्रांसफार्मर जो स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आते हैं, जब मशीन चलेगा ऑफलाइन में तो इसको समझाएंगे अच्छे से और वो समझ भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनका लगता है हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में गिनती होती है। सही है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो आप थोड़ा जल्दी, इसलिए थोड़ा कम ही क्वेश्चन लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। रिवीजन करते रहो जी, रिवीजन करते रहो, जो पढ़ाया जा रहा है ऑफलाइन वाले भी जो देख रहे हैं और जो ऐसे हैं, रिवीजन करते रहो। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही तुमको क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा, और जो तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो वही तुम्हारा सिलेक्शन दिलाएगा। कोचिंग से कुछ नहीं होता, सॉरी कोचिंग से कुछ नहीं कर सकते तुम। सोचो कि कोचिंग में भरोसे रहेंगे, वो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा रहे हैं तो उससे हो जाएगा, वो 8 घंटे पढ़ा लें, जब तक तुम खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि सेल्फ स्टडी वाली चीज़ ही याद रहती है, तो सेल्फ स्टडी खुद करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। कोचिंग बस गाइडेंस के लिए होता है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो उसके लिए होता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।